तो आज की क्लास का जो हमारा विषय है स्वनिम विज्ञान। ठीक है, स्वन विज्ञान। ठीक है, तो हिंदी की जो स्वनिम व्यवस्था करके हमारे उसमें विषय है, टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वन विज्ञान होता क्या है। ठीक है, तो स्वन विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान की एक शाखा है और एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसे हम ध्वनि विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? ध्वनि विज्ञान है। संप्रेषण की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि विज्ञान शब्द अधिक उपयुक्त होता है इसके लिए। ठीक है, और स्वन शब्द का प्रयोग भाषा ध्वनि के अर्थ में होता है। ठीक है, अंग्रेजी में जो इसका समानार्थी शब्द आता है फोनेटिक्स आता है, जो फोनोलॉजी आता है। ठीक है, तो भाषा ध्वनि के सिद्धांत का पक्ष का अध्ययन करता है फोनेटिक्स शब्द है, और फोनोलॉजी जो है वो किसी भाषा विशेष की ध्वनियों तक सीमित होता है। तो स्वन विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो स्वन विज्ञान में भाषा ध्वनियों के स्वरूप, ठीक है, जो भाषा की ध्वनियां हैं उनके स्वरूप, उच्चारण, संवहन, ग्रहण, ध्वनियों के वर्गीकरण और ध्वनि परिवर्तन आदि का अध्ययन हम इसके तहत करते हैं स्वन विज्ञान में। ठीक है, इन चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी भाषा ध्वनियों के स्वरूप, उच्चारण, संवहन, ग्रहण और ध्वनियों के वर्गीकरण और ध्वनि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। भारतीय व्याकरण में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन प्राचीन काल से होता आया है और इसे पाणिनि शिक्षा इस विषय का एक उल्लेखनीय ग्रंथ है, पाणिनि का जो ग्रंथ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भट्टो दीक्षित की वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें भी स्वर और व्यंजनों के उच्चारण का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। तो एक प्राचीन काल से भारत में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता चला आया है। ठीक है, अर्वाचीन भाषा विज्ञान में अगर बात करें तो इस विषय को में और गहराई प्राप्त होती है और इसका श्रेय पाइक, स्टीबल, रॉबिन्स, ब्लॉक ट्रेगर, डोनियल जोन्स, ब्लूमफील्ड, इन विद्वानों को जाता है। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों की बात करेंगे तो उसमें उदय नारायण तिवारी हो गए, बाबूराम सक्सेना, मंगल देव शास्त्री, भोलानाथ तिवारी, इन सभी आचार्यों ने, विद्वानों ने स्वन विज्ञान के अनेक पक्षों पर चिंतन किया। ठीक है, तो स्वनिम का स्वरूप और उसकी संकल्पना की जब हम बात करते हैं तो स्वनिम क्या है? अपने भाषिक व्यवहार में असंख्य ध्वनियों का मनुष्य क्या करता है? प्रयोग करता है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से किसी भाषा में ध्वनियों की संख्या 50-55 से कहते हैं अधिक नहीं होती है। ठीक है, और अगर हम जैसे कहते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं कि कागज है या कुर्सी है या किताब है, कोई भी शब्द है, केशव है, कंधा है, ये इन शब्दों को में हम जितनी बार भी क ध्वनि का उच्चारण करते हैं, का ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उसका उच्चारण थोड़ा बहुत बदल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कलम बोलेंगे तो उसका उच्चारण अलग हो जाएगा, कागज बोलेंगे का उच्चारण दूसरे रूप में होगा, किताब बोलेंगे, कुर्सी बोलेंगे दूसरे रूप में उसका उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, तो किताब के बोलेंगे अग्रभाग से होता है, कलम कुर्सी की बात करें तो मौखिक पूर्णतः ध्वनि हो गई। तो ये क्या है कि अनेक प्रकार के जब उच्चारण होते हैं, जब हम जैसे कि अकेले कलम शब्द की बात करें तो क राम, मोहन, श्याम, ये उच्चारण असमान होते हैं। ठीक है, तो यही बात अन्य ध्वनियों के संदर्भ में भी होती है, अन्य ध्वनियों के संबंध में भी कही जा सकती है। मतलब कहने का कि प्रत्येक भाषा में हजारों ध्वनियां प्रयोग की जाती हैं। व्यवहारिक दृष्टि से क्या किसी भाषा में इतनी ध्वनियां मानना संभव है? ठीक है, हजारों ध्वनियों का प्रयोग तो, हजारों ध्वनियां तो प्रयुक्त होती हैं, लेकिन क्या व्यवहारिक दृष्टि से तो हम यही कहते हैं ना कि इसमें 50 ध्वनियां, उसमें 48 ध्वनियां, इससे ज्यादा तो हम बात नहीं करते, हजारों ध्वनियां की बात नहीं करते, व्यवहारिक दृष्टि से ये नहीं उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि क्या व्यवहारिक दृष्टि से किसी भाषा में हजारों ध्वनियां प्रयुक्त होना संभव है? इस बात का अध्ययन, इस बात का उत्तर स्वनिम सिद्धांत देता है। ठीक है, कि जैसे हम कहते हैं ना हजारों ध्वनियां की, तो का के हमने देखा कि कितने तरीके से का उच्चारण किया। ठीक है, तो स्वनिम की अगर हम परिभाषा की बात करें, जब हम का की बात करते हैं तो मतलब कि जैसे का उदाहरण देकर बताया गया कि क ध्वनियां परस्पर भिन्न होते हुए भी काफी मिलती जुलती उच्चरित हुई। ठीक है, इन ध्वनियों को एक परिवार कहा जा सकता है कि क परिवार की ध्वनियां, क्या कह सकते हैं? क परिवार की। जैसे का कलम में अलग उच्चारण हुआ, कविता में अलग उच्चारण हुआ, किताब में अलग हुआ, है ना, केशव में अलग हुआ। तो इस प्रकार की ध्वनियों को एक परिवार कहा जा सकता है।
ठीक है। तो इसी का अध्ययन हम स्वनिम विज्ञान के तहत करते हैं। स्वनिम की परिभाषा की जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्वनिम की परिभाषा क्या है, कि पाश्चात्य विद्वानों ने इसको कैसे परिभाषित किया, उनकी बात अगर पहले करें तो ब्लॉक ट्रेगर लिखते हैं कि स्वनिम औच्चारणिक दृष्टि से मिलती जुलती ध्वनियों का एक समुदाय होता है। उच्चारण की दृष्टि से स्वनिम क्या है, मिलती जुलती ध्वनियों का एक समुदाय है जो उस भाषा के इस प्रकार के अन्य समुदायों से विरोधी और अन्यायवर्जी होता है। ठीक है। डोनियल जोन्स कहते हैं कि स्वनिम किसी भाषा की ऐसी ध्वनियों का एक परिवार होता है जो अपने स्वभाव में परस्पर संबद्ध होती हैं, जिनके यानी स्वभाव में जो संबद्ध होती है, जिनका प्रयोग इस प्रकार होता है कि जिस ध्वन्यात्मक संदर्भ में एक सदस्य आता है वहां दूसरे सदस्य का प्रयोग नहीं हो सकता है, ये डेनियल जोन्स कहते हैं। ठीक है। तो सरल शब्दों में अगर हम स्वनिम को परिभाषित करें तो कहते हैं कि स्वनिम क्या है, किसी भाषा की मिलती जुलती ध्वनियों का वह परिवार जिसके सदस्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, किंतु वह परिवार इस प्रकार के अन्य परिवारों से अन्यायवर्जी होता है, यानी कि एक्सक्लूसिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि किसी भी भाषा की मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार जिसके एक सदस्य दूसरे सदस्य के पूरक होते हैं वह स्वनिम कहलाता है, स्वनिम है वो। ठीक है। स्वनिम के स्वरूप की जब हम बात करते हैं कि स्वनिम के स्वरूप में के संदर्भ में कई बातें आती हैं। पहली बात कि स्वनिम का संबंध किससे होता है, एक भाषा से इसका संबंध होता है। ठीक है। स्वनिम की जब भी बात आएगी तो हम क्या समझते हैं कि इसका संबंध एक भाषा से होता है। प्रत्येक भाषा के अपने स्वनिम होते हैं, अन्य भाषा से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि हर भाषा का अपना स्वनिम होता है, ध्वनि सिद्धांत होता है, स्वनिम सिद्धांत होता है। जैसे बात करें हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की, तो हिंदी का बात करें जैसे कोमल तालब क, हिंदी का जो क है जो तालब से उच्चारण होता है जो, और अरबी का काकल है, ये दोनों क्या है, पृथक पृथक स्वनिम हो गई, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हिंदी में जिस हम कोमल तालब क का इस्तेमाल करते हैं, अरबी में जिस का प्रयोग करते हैं जो काकल्य वर्ण के तहत आता है, दोनों पृथक पृथक ध्वनियां हैं। ठीक है। ये हमें तब पता चलता है जब हम स्वनिम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तभी इन बारीकियों को हम समझ पाते हैं। तो दोनों का आपसी कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही अंग्रेजी का वर्ष ट और हिंदी का मूर्धन्य ट दोनों भिन्न भिन्न है। ठीक है। अंग्रेजी में जिस ट का उच्चारण होता है वर्ष ट है, और हिंदी में जो मूर्धन्य में जो आता है दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है। तो कोई भी भाषा, कहते हैं जब कोई विदेशी शब्दावली ग्रहण कर लेती है तो उसके स्वनिमों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार अपने स्वनिम में ढाल लेती है। हिंदी की बात करें, तमाम भाषाओं की शब्दावली है, अरबी फारसी है ना, तमाम भाषा के शब्द हिंदी में आए, हिंदी की ही प्रकृति में वो ढल गए। किताब, कानून, खास, गबन, है ना, ये सब क्या हो गए, हिंदी क ख ग, ये आज क्या बन गए, हिंदी स्वनिम बन गए। ठीक है। तो स्वनिम क्या है, एक भाषा से इसका संबंध होता है, हर भाषा का अपना एक स्वनिम होता है। ठीक है। अंग्रेजी के ऑफिस, ट्रैक्टर, ये शब्द क्या हो गए, आदि शब्दों में अब अ और आ स्वरों को हमने आ और ए में बदल दिया, यानी कि जैसी जिस भाषा के शब्द जिस भाषा में प्रयोग होने लगते हैं वो भाषा उसी के अनुसार ढाल लेती है। ठीक है। दूसरी बात आती है स्वनिम परिवार की, कि स्वनिम परिवार के सदस्यों को सहस्वन या संस्वन, जिसका कह सकते हो सहध्वनि कहा जाता है। ठीक है। हमने कहा ना कि समान प्रकार के पूरक होते हैं ऐसे इस परिवार के सदस्य, स्वनिम एक ही परिवार के जो स्वनिम परिवार के सदस्य होते हैं, तो स्वनिम परिवार के सदस्यों को सहध्वनि कहा जाता है। ठीक है। इनके लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है कि स्वनिम विज्ञान के लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वनिम में दो खड़ी रेखाओं के बीच लिखते हैं, स्वनिम को कैसे लिखते हैं, दो खड़ी रेखाओं के बीच। सह स्वन को बड़े कोष्टक में, जैसे कि ये कोष्टक है, इसके बीच में जब सह स्वनिम मतलब जो हमने अभी ये पढ़ा कि जो सह ध्वनियां हैं उनको हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है। और जो स्वनिम में दो खड़ी रेखाओं के बीच, जैसे इसमें ये लिखा गया है का दो खड़ी रेखाओं के बीच, तो इस तरह से हम स्वनिम को दो खड़ी रेखाओं के बीच में लिखते हैं। ठीक है। किसी भी स्वनिम के सहस्वन यानी यह सहध्वनि पूरक वितरण में आते हैं, यानी जिस ध्वन्यात्मक संदर्भ में
हम जिसका भी उच्चारण करते हैं उसका अन्न में नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि डा की बात करें, 2 महत्वपूर्ण सहस्वन इसमें होते हैं। उसके बाद आगे और चलते हैं, इसमें बहुत डिटेल में इन चीजों को समझाया गया है। ठीक है, फिर आता है किसी भी भाषा के भिन्न भिन्न स्वनिम व्यतिरेकी वितरण में आते हैं। भिन्न भिन्न स्वनिम व्यतिरेक मतलब कि जहां एक स्वनिम का प्रयोग होता है वहां उसी अर्थ में दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, वे अन्यापवर्जी होते हैं। यानी इस सिद्धांत को समझने के लिए न्यूनतम विरोधी युग्म के उदाहरण से इसको समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण इसमें समझाने, इसको समझने की बात करें, जैसे कील और खील, ये 2 शब्द यहाँ उदाहरण के लिए दिए गए। ठीक है, इस पुस्तक में इन दोनों शब्दों में बताते हैं कि का और खा को छोड़ करके सभी ध्वनियां समान है। ठीक है, कील और खील, बाकी उच्चारण भी समान है सब, ठीक है, लेकिन क और खा ध्वनियां अलग अलग है। वे समान क्रम में आई हैं। क और खा भी न्यूनतम विरोधी व्यंजन है। दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या है, कोमल तालु है। दोनों अघोष भी हैं, स्पर्श है। अंतर किस बात का आता है, केवल प्राणत्व का अंतर है। यानी कि का अल्प प्राण है और खा महाप्राण ध्वनिया है। यानी कि विरोधी, एक तरह से व्युत्क्रम हो गए। इतनी सी भिन्नता के कारण दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता आ गई। ठीक है, भिन्नता आई दोनों में ना, कि वो बाकी सब में समानता थी, लेकिन वो अल्प प्राण ध्वनि हो गई और ये महाप्राण ध्वनि हो गई। इसलिए ये कील और खील के दोनों के उच्चारण में क्या हो गई, असमानता, भिन्नता आ गई। कील का मतलब हम जानते ही हैं, ठीक है, और खील का भी मतलब जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अर्थ में अलग अलग दोनों चीजें आ गई। ठीक, ऐसे ही तमाम कोई भी समान तरह के शब्दावली आप लेकर के उस उदाहरण को समझ सकते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, काली और गाली। इसमें भी क और गा को छोड़कर सभी ध्वनियां समान है। इसमें भी उच्चारण, स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न की समानता है। अंतर क्या हो गया, अघोष और सघोष का अंतर हो गया। ठीक है, इसने दोनों शब्दों में अंतर ला दिया। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब चीजें क्या होती है, हिंदी में क्या है, एक वर्ग में कम से कम 4 व्यंजन है। अघोष, अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण, घोष, अल्प प्राण, घोष, महाप्राण। ठीक है, आप देखते ना, का वर्ग में आप जाइए पूरा। ठीक है, जब हम क ख ग घ गा लिखते हैं, अंगा लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। 4 तरह की चीजें है ना। अघोष अल्प प्राण भी मिलेगा, अघोष महाप्राण भी मिलेगा, घोष अल्प प्राण भी होगा, घोष महाप्राण भी होगा। तो हिंदी के हर प्रवर्ग में कम से कम क्या होता है, 4 व्यंजन है। और ये परस्पर कैसे आते हैं, व्यतिरेकी वितरण में आते हैं। इसी को व्यतिरेकी वितरण हम कह सकते हैं, कि अर्थ का और खा की बात हमने करी, उसने काली लिखा, उसमें गाली लिखा, लेकिन दोनों के में सघोष और अघोष का अंतर आ गया, इसलिए क्या हो गया, उसका अर्थ में अंतर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम के निर्धारण में परिपूर्ण वितरण और व्यतिरेक वितरण का उपयुक्त, ये जो सूत्र अभी हमने देखा, ये कहते हैं भाषा भाषियों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये सूत्र भाषा भाषियों पर लागू नहीं होता, और बच्चों की मतलब भाषा, मतलब कहने का कि जैसे कोई अपने नौकर से इसमें कहता है कि कहे कि खाना लाओ, नौकर का और खा की भिन्नता को नजरअंदाज करके मालिक के लिए खाना ही लाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपसे कोई खाना को काना बोलेगा तो आप ये नहीं समझ जाओगे कि वो हमसे काना मांग रहा है। आप काना तो नहीं ढूंढ के ले आओगे, आप खाना ही लेकर आओगे ना। तो ये क्या है कि कहने का तात्पर्य कि अर्थ, मतलब वहां हम, अर्थ तो अलग है इसका, काना और खाना के में बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन एक सामान्य रूप में उसको हमने समझ लिया। ठीक है, उसको हम समझ रहे हैं कि उसका मतलब खाना सही है, ना कि काना सही है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे कुछ भी बोलते हैं, अगर तुतला के बोलते हैं, ना को हा बोलते हैं, चा को का बोलते हैं, तो इनमें भी ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये केवल भाषा भाषियों पर, इन चीजों पर ये नियम लागू होता है। ठीक है, अब बात आती है स्वनिम का निर्धारण कैसे होता है। किसी अज्ञात भाषा के स्वनिमों का अध्ययन करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं। कोई भी भाषा है, अगर उसके स्वनिम का आप अध्ययन करते हैं तो कुछ सिद्धांत हैं। एक होता है वितरण का सिद्धांत। ठीक है, वितरण के सिद्धांत की जब हम बात करें, तो वितरण का सिद्धांत किसी भाषा के स्वनिमों और सह स्वनों के अध्ययन के लिए सबसे विश्वसनीय आधार होता है। ठीक है, वितरण का सिद्धांत है किसी भी भाषा की स्वनिम और सह स्वनों, जिसको सह ध्वनियां कह सकते हो,
स्वरध्वनियों के अध्ययन के लिए जो सबसे एक विश्वसनीय आधार है वो वितरण का सिद्धांत ही है। यानी कि स्वनिम विज्ञान का नियम कहता है कि जो ध्वनियां परिपूरक वितरण में आती हैं उन्हें एक ही स्वनिम में सहध्वनि मानना चाहिए, और इसके विपरीत जो व्यतिरेकी वितरण में आए उन्हें स्वतंत्र स्वनिम कहा जाए। व्यतिरेकी वितरण को भी हमने समझ लिया ना कि अगर वो एक का और खा है, दोनों एक ही वर्ग से, सब में समानता है, लेकिन इसमें एक अल्प प्राण हो गया, एक महाप्राण हो गया। ठीक है, ये व्यतिरेकी वाली जो भी उदाहरण से समझा। तो इसमें इन्होंने कहा कि मतलब ये नियम आता है कि स्वनिम विज्ञान का ये नियम कहता है कि जो ध्वनियां परिपूरक वितरण में आती हैं उन्हें एक ही स्वनिम का के सहध्वनि मानना चाहिए, यानी एक ही स्वनिम का यानी कि सहध्वनि मानना चाहिए, और जो इसके विपरीत जो व्यतिरेकी में आती है उन्हें स्वतंत्र मानना चाहिए। ठीक है, ये एक वितरण का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, परिपूरक वितरण का स्वरूप सह अस्तित्व की भावना से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि परिवार में कहते सह वितरण मतलब माता पिता बच्चे एक दूसरे के अविरोधी होते हैं, सबके कर्तव्य अधिकार स्पष्ट होते हैं। उसी तरह क्या होता है कि जो सहस्वन होते हैं, सह ध्वनियां भी क्या होती है, परस्पर अविरोधी होती हैं, उनका क्षेत्र भी सुनिश्चित होता है कि आपका इसका क्षेत्र ये, इसका क्षेत्र ये है। डा और अणा भी हिंदी के स्वनिम के सहस्वप्न है। ठीक है, इनको स्वनिम को हम ऐसे लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिए, जो भी हमने पढ़ा था दो डंडियों के बीच में। ठीक है, तो इसके विपरीत बात आती है कि दूसरा नियम आता है ध्वन्यात्मक समानता का। ध्वन्यात्मक समानता का सिद्धांत, इससे भी ध्वनि विज्ञान का, स्वनिम विज्ञान का निर्धारण होता है। तो ध्वनि विज्ञान में स्थान क्या होता है, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों और व्यंजनों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। हमने पढ़ा ना कि व्यंजन अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं, उसके अनुसार कितने होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि ध्वनि अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजनों के स्वरूप का निर्धारण ध्वनि विज्ञान में होता है, स्वनिम इसमें होता है। तो स्वनिम के निर्धारण की सबसे ये विश्वसनीय कसौटी है ध्वन्यात्मक समानता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है कि समान उच्चारण स्थान और समान प्रयत्नों से उच्चरित दो ध्वनियों को एक ही स्वनिम का सहस्वन माना जाता है। ठीक है, इस यानी ये ध्वन्यात्मक समानता क्या होती है, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि में समानता। ठीक है, ये कहता है कि समान उच्चारण स्थान और समान प्रयत्नों से उच्चरित दो ध्वनियों को हम एक ही स्वनिम का स्वध्वनि या सहस्वन मान सकते हैं, जिनका उच्चारण समान हो, जो उस प्रयत्न में समान हो उच्चारण के। ठीक है, लेकिन ये भी है कि जब स्थान अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों में से कोई बदल जाता है तो भिन्न स्वनिम का उच्चारण हो जाता है। यानी कि अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों का निर्धारण होता है, हमने पढ़ा। तो अगर वैसे तो अगर ध्वनियों का उच्चारण समान है, लेकिन अभ्यांतर और बाह्य का अंतर आ जाता है तो भिन्न स्वनिम का उच्चारण इसमें हो जाता है। ठीक है, उदाहरण जिसमें देखिए काम, दुकूल और संकित। इसमें क्या है, का, पहले का की बात करें, दूसरे का और तीसरे का के उच्चारण में अंतर है। ठीक है, लेकिन है क्या, ये दोनों तीनों कोमल तालव्य है। ठीक है, काम, दुकूल और संकित। अब अंतर क्या है कि अघोष है, अल्प प्राण है, स्पर्श है। अतः ये तीनों ध्वनियां कैसी कही जाएंगी, सहस्वन है, सहस्वप्न स्वर्ण ध्वनिया, यानी कि सहध्वनि ध्वनिया हो गई। भिन्न स्वनिम ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोमल तालव्य भी इनका उच्चरित होता है, ये अघोष भी ध्वनिया है और अल्प प्राण भी है, इसलिए ये तीनों का कैसे हो गए, सहस्वन ध्वनिया हो गई, सहध्वनि ध्वनिया स्वर्ण हो गए, भिन्न स्वनिम नहीं है ये। ठीक है, तो भाषा वैज्ञानिक शब्दावली की बात करें तो स्थान और प्रयत्नों की अभिन्नता उन्हें एक स्वनिम के सहस्वन सिद्ध करती है। ठीक है, स्थान और प्रयत्न की अभिन्नता अगर नहीं है, स्थान एक है, प्रयत्न भी एक है, अभ्यांतर प्रयत्न है या बाह्य प्रयत्न है, ये दोनों के आधार पर जो भी, अगर सभी अभ्यांतर के हैं या सभी बाह्य के हैं, तो वो क्या, ऐसी ध्वनियां क्या हो जाएंगी, स्वनिम सहस्वनी होती हैं। ठीक है, ये भी एक ध्वनि निर्धारण का एक सिद्धांत है। इसके विपरीत हमने काली, खाली और गाली का उदाहरण जो समझा था, इसमें हमने देखा क, ख और ग तीनों आ गए, भिन्न भिन्न स्वनिम हो गए। क्यों, तीनों कोमल तालव्य तो हुए, बाह्य प्रयत्न की भी दृष्टि से मतलब कोमल तालव्य होते हुए क्या है, बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से ये असमान हो गए। क्यों असमान हो गए, का हो गया अघोष अल्प प्राण, खा हो गया अघोष महाप्राण, और गा हो गया
घोष अल्प प्राण हो गया, तो भिन्नता हो गई तीनों में। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, भिन्न भिन्न स्वनिम हो गई। ठीक है, ये सह स्वनि नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कुछ चीजों में इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है, जहां ये चीजें नहीं लागू होती हैं, जैसे कि हिंदी के डा और अणा। ठीक है, इसमें एक ही स्वनिम के सह स्वन है, जबकि दोनों में ध्वन्यात्मक एक रूपता नहीं है। डा स्पर्श है और डा अणा उत्क्षिप्त है। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न की भिन्नता के कारण इसे स्वतंत्र स्वनिम भी माना जाएगा। तो कुछ अपवाद भी हैं। बात आता तीसरा, ढांचे का सिद्धांत। ढांचे का सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक भाषा का एक ध्वन्यात्मक ढांचा होता है, उसके आधार पर हम स्वनिम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, उस भाषा के स्वनिम का निर्धारण ढांचे के आधार पर किया गया। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि हिंदी व्यंजनों में प्रत्येक उच्चारण स्थान से संबंधित एक वर्ग है। ठीक है, हिंदी क्या है, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, तालब, मूर्धन्य, दंत, ये सब क्या है, ये वर्ग है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इसके ढांचे के आधार पर स्वनिम का निर्धारण कैसे होगा। इसके बाद क्या हो गया, चार अंतस्थ हमारे ये आ गए कि इस तरह से ये हिंदी के वर्ण व्यवस्था है ना, स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन और महाप्राण हो गए। ठीक है, तो ढांचे का सिद्धांत कहता है कि किसी अपरिचित भाषा के स्वनिम के निर्धारण के लिए, परिचित भाषा के स्वनिम के निर्धारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक कसौटी बन सकता है। मतलब जैसे कोई विदेशी हिंदी के व्यंजनों का अध्ययन करे, ठीक है, उसके लिए हिंदी क्या है, एक अपरिचित भाषा है। ठीक है, तो वो विदेशी जब हिंदी के व्यंजनों का अध्ययन करे तो उसकी जो संग्रहित ध्वनियों में कहीं ढा स्वन ना आया हो, ढा ढक्कन वाला, तो ये ढांचा उसे सतर्क कर देगा कि जब प्रत्येक वर्ग में घोष महाप्राण है तो ये ध्वनि भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि ये मतलब वो संग्रह की दोबारा कोशिश करे। कहने का मतलब कि ढांचे के सिद्धांत वितरण में ध्वन्यात्मक समानता के सिद्धांतों की तरह ये मतलब सिद्धांत पूर्णतः विश्वसनीय सिद्धांत नहीं, इसमें अपवाद कैसे अपवाद होते हैं। मतलब कि जैसे कि ये ढा हुआ, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जब कोई विदेशी हिंदी के व्यंजनों का अध्ययन करता है तो उसने क्या किया, संग्रहित ध्वनियों में कहीं ढा स्वन ना आया हो। ठीक है, तो ढांचे से ही तो उसने ये सारे लिया, तो जब ढा स्वन नहीं आया तो उसने ये ढांचा उसे सतर्क कर देगा कि प्रत्येक वर्ग में घोष महाप्राण है। ठीक है, तो ये जो अभी ऊपर के दो जो सिद्धांत हमने पढ़े उसकी अपेक्षा ये सिद्धांत थोड़ा विवादित है, इसमें कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं। जैसे कि हिंदी में ता वर्ग और पा वर्ग में 5-5 व्यंजन हो गए। ठीक है, ता वर्ग और पा वर्ग में 5-5 व्यंजन हो गए, चा वर्ग में 4 हो गए। इस वर्ग का जो इया है वो केवल इतिहास की वस्तु रह गया। का वर्ग और टा वर्ग के जो नासिक स्वन के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। ठीक है, मतैक्य क्यों नहीं है, कुछ लोग अंगा को और अणा को केवल ना का सह स्वन मात्र मानते हैं। ठीक है, आगे धनात्मक संदर्भ के सिद्धांत के विवेचन में इस बात से ये स्पष्ट होता है। देखो, तो ये चीजें क्या है कि इसमें ये बहुत चीजों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, ढांचे के आधार पर जब बात करेंगे तो ढांचा किसी में चा वर्ग में 4 है तो किसी में ता वर्ग में 5 है, तो इसके आधार पर ये सिद्धांत में तमाम तरह के अपवाद आ जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी व्यंजनों के निर्धारण में ये सिद्धांत पूरी तरह सफल हो जाता है। ढांचे की दृष्टि से अंग्रेजी व्यंजनों की स्थिति भी अजीब सी है। कोमल तालब, ठीक है, दंत मूली, इस तरह से ये इसमें अंग्रेजी वर्णों को दिखाया गया। तो ढांचे में जब अनियमितताएं होती हैं तब ये नियम लागू नहीं होता है। तमाम तरह की अनियमितताओं के आने के कारण ये वर्गीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब चौथा सिद्धांत आता है ध्वन्यात्मक संदर्भ का सिद्धांत। स्वनिम निर्धारण के लिए क्या होता है, स्वनिम का जब निर्धारण करने के लिए सबसे विश्वसनीय और कसौटीपूर्ण सिद्धांत कहा जाता है ध्वन्यात्मक संदर्भ का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि जो स्वन शब्द के आदि, मध्य और अंत सभी ध्वन्यात्मक संदर्भों में ना आए उसे सह स्वन मानना चाहिए। ठीक है, मतलब आदि, जो स्वन क्या होता है, शब्द के आदि यानी प्रारंभ, मध्य और अंत सभी ध्वन्यात्मक संदर्भों में ना आए उसे ही सह स्वन मानना चाहिए, ये ध्वन्यात्मक संदर्भ का सिद्धांत कहता है। ठीक है,
तो अगर यहाँ उदाहरण के लिए हिंदी के नासिक व्यंजनों की कसौटी की जांच की गई, जैसे कि कहा गया ना व्यंजन की बात अगर करें, ना व्यंजन शब्द के आदि में अगर बात करें तो नल, नाम, नीम, नेक ऐसे शब्द आकर इसके कैसे है, शुरुआत में ना है सभी में, तो ये आदि में ना हो गया। मध्य की बात करें तो स्नेह, मनोहर, शनिवार, इसमें क्या है, मध्य में ना है। अंत की बात करें, पठन, मान, दीन, दुश्मन, ये अंत में ना आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कहते हैं कि ना ध्वनि सब स्वरों के साथ प्रयुक्त होती है, नल, नाश, नीला, नुक्कड़ सभी, यानी ना का प्रयोग संयुक्त व्यंजनों में भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये सिद्धांत कहता है कि जो स्वर्ण शब्द के आदि, मध्य और अंत सभी ध्वन्यात्मक संदर्भों में ना आए, वही उसे सहस्वन मानना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे नासिक व्यंजनों में ञ और अंगा अनुस्वार के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे शंका, गंगा, चंचल, ये सब है। तो इसके भी 3 प्रयोग की बात करें, मध्य प्रयोग में प्रणय, परिणाम आता है, अंत प्रयोग में श्रवण, परीक्षण आता है, अनुस्वार में घंटा, खंडन, प्रचंड, ये आते हैं। इसका इसमें क्या करते, ये कैसी दुनिया हो गई, स्वन यानी समान स्वन हो गया। ठीक है, इस तरह की तीनों ध्वनियां, ये सभी ध्वन्यात्मक संदर्भ के आधार पर इन तीनों को ना को क्या माना गया, सहस्वन माना जा सकता है। आदि, मध्य और अंत के सिद्धांत के आधार पर इसको सहस्वन माना गया। ठीक है, फिर 5वां सिद्धांत आता है अधिक भेद और अधिक अभेद का सिद्धांत। अधिक भेद और अधिक अभेद का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यवहारिक सिद्धांत है एक तरह से ये, इसे मितव्ययिता का भी सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत ये कहता है कि स्वनिम के निर्धारण में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी स्वस्वन को स्वनिम मानकर हम स्वनिम के अधिक भेद न मान ले, या किसी स्वनिम को स्वस्वन मानकर स्वनिम को कम भेद ना हो जाए। ठीक है, इसी ही अधिक भेद और अधिक अभेद का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब कि स्वनिम निर्धारण में सतर्कता ये होनी चाहिए कि किसी स्वस्वन को स्वनिम मानकर हम स्वनिम के, भाई कोई स्वस्वन है उसको हमने स्वनिम मानकर हम स्वनिम के कई अधिक भेद ना हो जाएं, और कहीं किसी स्वनिम को सहस्वन मान लिया गया तो स्वनिम के कम भेद ना हो जाएं। तो इस तरह इसके ध्यान रख करके अधिक भेद और अधिक अभेद के सिद्धांत के आधार पर स्वनिम का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की कमी भी यह है कि यह निर्धारण की कोई कसौटी प्रस्तुत नहीं करता है, सब कुछ अध्येता के विवेक पर छोड़ देता है। ये भी इसका एक दोष है इस सिद्धांत का। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख दोष थे, सिद्धांत थे स्वनिम वितरण के सिद्धांत, कैसे स्वनिम के वितरण किया जाता है, स्वनिम का निर्धारण कैसे होता है, तो हमने इन सिद्धांतों के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ये नया टॉपिक है आपके लिए भी। तो कल का जो हमारा इसका आगे का जो विषय होगा, स्वनिम के निर्धारण की तो बात हमने करी, स्वनिम के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में जो हमारा विषय क्या होगा कि स्वनिम के भेद। ठीक है, स्वनिम के भेद क्या है, तो इन्हीं की ही चर्चा हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। थैंक यू।